नमस्कार दोस्तों। हिप रिप्लेसमेंट में लकीली हम बहुत एडवांस्ड सर्जरीज़ करते हैं। हमारे पास इनफैक्ट अब धीरे धीरे सिंपल और प्राइमरी सर्जरीज़ की बजाय डिफ़िकल्ट और रिवीजन सर्जरीज़ आती हैं। रिवीजन सर्जरीज़ के अलग चैलेंज रहते हैं। प्राइमरी सर्जरीज़ के जो चैलेंज थे वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे मोस्टली यंग पेशेंट्स होते हैं, डिमांडिंग होते हैं, उनकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, जो स्टेबिलिटी है वो हमें एक्सेप्शनल रखनी पड़ती है, तभी वो लंबे समय तक और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उसमें क्या क्या इम्प्लांट रहे हैं, नॉन सीमेंटेड, सिरेमिक, हमने MIS टेक्निक यूज़ की है। लेकिन अब हम एक अगला स्टेप लेते हैं, आपको बताते हैं कि जो रिवीजन सर्जरीज आती हैं या जो डिफ़िकल्ट हिप रिप्लेसमेंट आते हैं उनमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। वो बिल्कुल एक नया चैप्टर है। तो इसका आज पार्ट 1 हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि पेशेंट सेकंड सर्जरी के लिए या थर्ड सर्जरी के लिए हमारे पास आते हैं। कई पेशेंट तो ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 बार सर्जरीज करा चुके हैं, फिर भी नहीं चल पाते हैं और फिर हमारे पास आते हैं। तो हम क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल स्ट्रक्चर है हिप का। ये बॉल है और ये सॉकेट है। बॉल को हम कहते हैं हेड ऑफ द फीमर, और ये जो सॉकेट है इसको हम कहते हैं एसिटाबुलम। जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं वो पहले भी इस चीज़ को देख चुके हैं, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो दिस इज़ पेल्विस एंड दिस इज़ फीमर, थाई बोन जिसको हम फीमर कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक हिप जॉइंट बनता है। जब पेशेंट रिवीजन के लिए आता है तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है बोन में, मसल में, इम्प्लांट के चैलेंज रहते हैं, और सबसे बड़ी बात फाइनेंसेस, क्योंकि पेशेंट पहले ही बहुत सारी सर्जरीज करा चुका है, लंबे समय से बेड पर है, काम नहीं कर रहे हैं और उनके फाइनेंसेस बिल्कुल डिस्टर्ब्ड होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। और इस लास्ट सर्जरी में जिसमें कि खर्चा भी ज़्यादा होना है, टाइम भी ज़्यादा लगना है, रिकवरी भी स्लो होनी है और रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं होते जितने प्राइमरी सर्जरी में होते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें लेकर हम पेशेंट के साथ शुरू करते हैं, फैमिली के साथ बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमें सोचना है एज ए सर्जन एंड एज ए फैमिली मेम्बर। एज ए सर्जन मुझे ये देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उसको कैसे रिजॉल्व करना है। बट एज ए फैमिली मेम्बर मुझे उनको समझाना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है कि जो भी हो चुका है लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, और आगे हमें अब ये ठीक हो सकते हैं। कितना ठीक हो सकते हैं, कितने दिनों में ठीक हो सकते हैं, इसमें जो भी उनके चैलेंजेस हैं उनको हमें शेयर करना है, तभी हम एक अच्छे रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। तो कई बार हम पेशेंट देखते हैं जिसमें जो एसिटाबुलम है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, यानी कि बोन क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। कई बार स्टेम इधर जो डला होता है इस तरफ फीमर की बोन ख़राब होती है। और सबसे बड़ी बात, ये पेशेंट बहुत लंबे समय तक चल नहीं रहे होते हैं, बेड पर होते हैं, तो पूरी बोन में ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि कैल्शियम की कमी होती है। हम कुछ एक्सरेज आपके साथ डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बोन कितनी ख़राब होती है, कितनी पुअर क्वालिटी की बोन होती है। तो उसमें हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होता है और डिफरेंट तरह के इम्प्लांट हमें यूज़ करने होते हैं। तो दिस वाज द चैलेंज ऑफ द बोन। मसल्स, जब पेशेंट बहुत समय तक बेड पर रहते हैं या ज़्यादा चलते नहीं हैं या वॉकर यूज़ कर रहे हैं तो उनकी मसल्स बिल्कुल वीक हो जाती हैं, और इन पेशेंट्स को वापस रिकवर करना, वापस इनको नॉर्मल लेवल पर लाना काफ़ी बड़ा चैलेंज है हमारे लिए भी, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी और फैमिली के लिए भी। और जब मल्टीपल सर्जरीज होती हैं, मसल्स काफ़ी डैमेज हो चुकी होती हैं, और मोस्टली पेशेंट हमारे पास जब आते हैं उनकी ओपन सर्जरी होती है, कन्वेंशनल सर्जरी हो चुकी होती हैं, तो मसल्स को रिकवर करना इज़ अनदर प्रॉब्लम। लेकिन हम MIS टेक्निक से इन चीज़ों को काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लेते हैं। अगला चैलेंज है इम्प्लांट्स का। पहली चीज़ है कि पुराना कौन सा इम्प्लांट डला हुआ है। ये किस लिए ज़रूरी है? नंबर 1 कि अगर हमें इम्प्लांट निकालना है, अगर आप किसी भी फीमर के इम्प्लांट में देखें तो ऊपर एक स्लॉट बनी होती है। ये आप देख रहे हैं, ये फीमर का इम्प्लांट है जिसको हम स्टेम कहते हैं। इसके ऊपर एक स्लॉट बनी होती है और इसमें एक होल्डर अटैच होता है पुराने स्टेम को निकालने के लिए। अब ये हर कंपनी का अलग अलग है। आप इसमें देखिए, इस कंपनी में ये कुछ अलग टाइप का बना हुआ है, इसमें कुछ अलग टाइप का बना हुआ है। तो हम हमेशा आपको कहते हैं कि पुरानी सर्जरी का रिकॉर्ड रखना चाहिए, ताकि अगर जब हमें पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी का इम्प्लांट डला है तो हम उस होल्डर को अरेंज कर लेते हैं और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। दैट इज़ 1। सेकेंड, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम स्टेम को देखते हैं तो इसमें अगर आप सामने से देखें तो इनका डायमीटर बिल्कुल अलग अलग है। ये थोड़ा सा ब्रॉड है और ये थोड़ा नैरो है। इसको हम कहते हैं टेपर, यानी कि यहाँ पर चौड़ा है इम्प्लांट और आगे आगे नैरो हो जाता है। हर इम्प्लांट में ऐसे ही होता है, यहाँ चौड़ा है और यहाँ नैरो हो जाता है। ये किस लिए होता है
कि जब हम हेड को इसके ऊपर फिट करते हैं, एक स्लॉट बनी है हेड में बिल्कुल मैचिंग, तो जब हम इसको फिट करते हैं तो अभी लूज़ है, जितना हम अंदर इसको डाल देंगे टाइट हो जाएगा, क्योंकि ये मैचिंग है। देखिए इसको निकालना काफ़ी मुश्किल है। बट अगर सेम हेड को मैं इसमें डालता हूँ, ये बिल्कुल लूज़ है, हम कितना भी अंदर डालें ये लूज़ रहेगा। हर कंपनी का टेपर जो होता है, ये जो टिप है, इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंशियल है वो बिल्कुल अलग होता है, तो हर कंपनी का हेड इसमें फिट नहीं हो सकता है। तो अगर मुझे पहले ही पता होगा कि ये इम्प्लांट अगर मान लो मुझे रिटेन करना है, कई बार क्या होता है कि हमारा फीमर का इम्प्लांट बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होता है, सिर्फ हमें कप चेंज करना होता है, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। हम स्टेम को रिटेन कर लेते हैं, उसी टेपर का हेड मंगा लेते हैं, वो उसके ऊपर लगाया और हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हमें नहीं पता है कौन सी कंपनी है, तो कई बार हमें अच्छे इम्प्लांट को भी निकालना पड़ता है, जिससे सर्जरी बहुत मैसिव हो जाती है, लंबी हो जाती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा आती है आपकी। तो दोस्तों हमेशा अपना पुराना रिकॉर्ड मेंटेन रखिए, जो भी इम्प्लांट के स्टिकर जो हम आपको देते हैं उसको हमेशा प्रिजर्व कीजिए। कई बार क्या होता है 10 साल के बाद या 20 साल के बाद भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। ऑल राइट, तो दिस इज़ अबाउट द इम्प्लांट्स। उसके बाद बात करते हैं न्यू इम्प्लांट्स की। जब हम इम्प्लांट निकाल देते हैं तो किस तरह की बोन क्वालिटी है, कितनी बोन बची हुई है, किस तरह का एसिटाबुलम है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास हर तरह का इम्प्लांट अवेलेबल होना चाहिए। और लकीली हमारे सेंटर पर कम से कम 5 से 6 कंपनीज़ का सामान 24 आवर अवेलेबल रहता है। मतलब हमें कभी सोचना ही नहीं पड़ता कि पेशेंट का किस तरह का बोन क्वालिटी मिली है और हमारे पास इम्प्लांट ही नहीं है और बीच में सर्जरी छोड़नी पड़े, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती है। तो ये फ़ायदा होता है एक हाई वॉल्यूम सेंटर का। तो हमें कभी भी इम्प्लांट मंगाना नहीं पड़ता है। जहाँ पर कभी कभी सर्जरी होती है तो उस दिन सर्जरी के दिन एक कंपनी का सामान मंगाया जाता है, तो फिर वो पेशेंट की किस्मत है कि वो इम्प्लांट फिट होता है या नहीं होता है, एंड दैट इज़ ए कॉम्प्रोमाइज़ थिंग। मैं आपको थोड़ा सा वैरायटी दिखाता हूँ किस किस तरह की चीज़ें होती हैं। ये आप देखेंगे डिफरेंट साइज़ के हेड हैं। कई बार हमें 36 का लगाना पड़ता है, कई बार 32, कई बार 28, कई बार 22, डिफरेंट साइज़ के हमारे पास हेड्स अवेलेबल होते हैं। हर तरह की सॉकेट्स आप देखेंगे, सीमेंटेड, नॉन सीमेंटेड, स्क्रूज़, विदाउट स्क्रूज़, ये सब तरह के हमारे पास इम्प्लांट्स अवेलेबल रहते हैं। उसके साथ साथ कई बार ड्यूरिंग सर्जरी क्योंकि बोन वीक होती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो हम प्लेट्स और स्क्रूज़ भी रखते हैं फॉर द रिपेयर। तो दोस्तों एक पहला केस आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सरे है, लगभग अब से 6-7 साल पुराना एक्सरे है। पेशेंट की उम्र उस टाइम थी 17 साल। नेपाल से हमारे पास आए हैं। ये फीमर आप देख सकते हैं कि यहाँ के बाद फीमर नहीं है, यहाँ जो ट्रोकेंटर और सब था वो सब हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पर कैंसर था जिसको ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं, तो उसकी वजह से पूरा यहाँ की बोन और मसल्स को हटाया गया और ये एक मेगा प्रोस्थेसिस जिसको कहते हैं उसको यूज़ किया गया। दैट सिचुएशन इट वाज द करेक्ट इम्प्लांट। लेकिन इसमें आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो कप यूज़ किया गया है वो सीमेंटेड है। आप हमेशा हमारे एक्सरेज देखते हैं तो उसमें पूरा सॉलिड दिखता है आपको कप, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक रिंग आपको दिख रहा है जो कि एक वायर उसमें लगाई जाती है। अदरवाइज ये पूरा प्लास्टिक का है और पीछे ये सीमेंटेड कप लगाया गया है। पेशेंट 7 या 8 साल के बाद हमारे पास आता है, तो ये उसका हम लेटेस्ट एक्सरे देख रहे हैं। पेशेंट इज़ नाउ हैज़ इनएबिलिटी टू वॉक, पेन है, पैर छोटा हो गया है, तो ये आप देख सकते हैं। पूरा ये जो रिंग है पूरा डिसलॉज्ड है, पूरा टिल्ट हो गया है, हिप डिसलोकेट हो गया है। हालांकि यहाँ भी थोड़ी थोड़ी सी सीमेंट की वजह से डैमेज है, बट स्टिल दिस इम्प्लांट स्टेम इज़ होल्डिंग वेल। लेकिन यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कि ये पूरा ख़राब हो गया है और यही इसमें प्रॉब्लम थी कि सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया गया है। अगर ये नॉन सीमेंटेड कप होता तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती। तो फिर हमने अंदर गए तो हमें क्या मिला? इनका इस तरह का कुछ इम्प्लांट यूज़ किया गया था। प्लास्टिक का होता है, टोटल पॉली होता है, इसमें कोई मेटल बैक नहीं होता है और इसमें ये रिंग होता है एक्सरे में जो दिखाई देती है, जो मेटल का रिंग आप अंदर देख रहे हैं, और इस तरह से सीमेंट लगाई जाती है। तो हमने जब इनका इम्प्लांट देखा अंदर, तो आप देखिए ये इस तरह से हमें टूटा हुआ मिला। ये पॉली पूरा टूटा हुआ मिला और यहाँ से जो हेड था वो यहाँ से डिसलोकेट हो गया था, बाहर की तरफ आ गया था और ये पीस ऐसे पड़ा हुआ था। जो इसका रिंग था वो बिल्कुल अलग पड़ा हुआ था। दिस वाज व्हाट वी फाउंड इनसाइड। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया जाता है तो बोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो जब हम अंदर गए तो यहाँ पर पूरी बोन बिल्कुल सॉफ्ट थी, पूरी वीक थी। अब इसमें लकीली जो स्टेम था दैट वाज होल्डिंग वेल, और उसका जो टेपर था जैसे हमने बात की, उसका जो ये डायमीटर था ये बिल्कुल मैचिंग था। हमारे पास जितने भी अवेलेबल इम्प्लांट्स थे उनके साथ मैचिंग था, तो हमें स्टेम को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने उसका हेड चेंज किया है। पहले स्मॉल साइज़ का हेड है, आप देखिए
काफ़ी स्मॉल साइज़ का हेड था जो इसके साथ मैच कर रहा था। अब हम नॉन सीमेंटेड कप हमने यूज़ किया तो उसके साथ मैचिंग का हेड हमने उसी स्टेम के ऊपर लगा दिया। ये देखिए, तो हमने स्टेम को डिस्टर्ब नहीं किया है। इसका जो टेपर था हमारे पास वो हेड था जो इसके साथ मैच कर रहा था, और हमने ये नॉन सीमेंटेड कप लगाया है। इसमें स्क्रूज़ लगाने पड़े क्योंकि जैसे मैंने बताया सीमेंट के साथ बोन क्वालिटी देखिए, पूरा बोन यहाँ डैमेज हो चुकी है, पूरा ख़राब हो चुकी है। ये हमने यूज़ किया है और अब ये बिल्कुल नॉर्मल लेंथ आ गई है, पेन ख़त्म हो गया है एंड ही हैज़ स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम डे 1। अब यहाँ की बात करते हैं। अब यहाँ सीमेंट ने इस बोन को डैमेज करना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर होल्ड काफ़ी अच्छा है। तो अभी हमने इस पार्ट को डिस्टर्ब नहीं किया है, नहीं तो हमें पूरा यहाँ तक इसको खोलना पड़ता, कई बार उसमें फ्रैक्चर भी हो जाता है और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो जाती है। तो कुछ सालों तक अभी ये लास्ट करेगा। जब तक ये स्टेम चल रहा है तब तक हम इसको टच नहीं करेंगे। द मोमेंट यहाँ पर लूजनिंग शुरू होती है तो कुछ सालों के बाद हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने इनका सिर्फ कप चेंज किया है, नॉन सीमेंटेड कप यूज़ हुआ है और ये सालों साल तक कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इसमें हमने सिरेमिक हेड यूज़ किया है। नाउ ही इज़ 24 ईयर ओल्ड, ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ कम्फर्टेबल, और इसकी वजह से बहुत दिनों तक ये बेड पर थे, चल नहीं पा रहे थे। नाउ ही हैज़ स्टार्टेड वॉकिंग, अब स्टेयर क्लाइंबिंग भी शुरू करेंगे। 24 साल के हैं, पूरी लाइफ आगे है, अब अपना काम भी शुरू करेंगे। तो दिस वाज आवर फर्स्ट केस। इस तरह के केस हम आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी दिखाएंगे। इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास है, आप अपने एक्सरेज, अपनी रिपोर्ट शेयर करें, हम आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।